अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब एसेट की कॉस्ट हो जाती है 60,000 रुपए बढ़ जाती है तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली अब बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस रिजर्व में डाल देते हैं पैसा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में, तो ऐसे केस में अब इसको एमोर्टाइज करते रहना होता है, ठीक है। एमोर्टाइज कैसे होगा, इसका बैलेंस कौन सा चल रहा है, डेबिट, तो इसको क्रेडिट कर करके हम एमोर्टाइज करेंगे। पीएल डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। एमोर्टाइज कर देना होगा, लेकिन एमोर्टाइजेशन की आखिरी तारीख क्या है, 31 मार्च 2020, यहां तक एमोर्टाइज कर देना है, ठीक है। यानी करंट पोजीशन ये है कि इमीडिएट एमोर्टाइज करना है, ठीक है। तो बेटर अगर कोई ऑप्ट भी कर रहा है ऑप्शन, तो पता है क्या ऑप्ट कर रहा है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना। तो एग्जाम में जब फॉरेन करेंसी लोन का क्वेश्चन होगा, और लोन किस लिए होगा, लोन भाई ऐसे भी हो सकता है, इन्वेंट्री के लिए भी तो लोन हो सकता है, तो आपको देखना होगा फॉरेन करेंसी लोन फॉर फिक्स्ड एसेट है, तो आप समझ जाइएगा तुरंत यहां ऑप्शन भी लगता है। तो आप दो दो ट्रीटमेंट बताइएगा, कहिएगा एक रास्ता यह है कि क्या कहिए, एक्सचेंज डिफरेंस को पीएल में डाल दीजिए, और दूसरा रास्ता क्या है, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन ही सीखे हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ 46A, वो सीखे हैं। एक एग्जांपल करने जा रहे हैं इसी ट्रांजैक्शंस पे, फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे। आप रिकॉग्नाइज कीजिए ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए, सब खुद से डिसाइड कीजिए। ये एक फाइनेंशियल ईयर है, इसमें क्या क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं। यहां पे फाइनेंशियल ईयर में कहीं हमने सेल किया 2x, आई मेड सेल टू x। x बोलेंगे तो आपको लगेगा इंडियन आदमी है, हम विदेश में बेच रहे हैं ना, फॉरेन ट्रांजैक्शन है। सेल टू पीटर, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में रंग आएगा, लगेगा कि हां डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा। x बोल रहे थे तो अच्छा नहीं लगेगा। सेल टू पीटर डॉलर 10,000, ठीक है। द डे ऑन विच दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड, $1 इज इक्वल टू ₹40, ठीक है। बीच में ही ईयर मिड में ही कहीं पे इसने क्या किया, पीटर पेड, पीटर ने कुछ पेमेंट की। कितना पेमेंट करता है पीटर, $6,000 दे देता है हमको, ठीक है, अच्छा आदमी है, $10,000 का माल लिया था, $6,000 दे दिया है, ठीक है। $1 का रेट इस दिन 42 रुपए है, ठीक है। ईयर एंड पे अब डेटर मेरा कितने का है आप बताइए। ईयर एंड पे डेटर कितने का दिखाई देगा, $4,000, ठीक है। आपको बस यही तो करने को कह रहे हैं, $4,000 कितने पे रिकॉर्ड होगा आपको यही बताना है, ठीक है। यहां पे $1 जो है वो 45 रुपए का है, ठीक है। कितने पे डेटर रिकॉर्ड होगा ये बताना है, और जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसका क्या करना है ये बताना है, ठीक है। शुड आई हेल्प यू, और आप खुद ही करेंगे, कर ही दे, आराम रहेगा छापने में भी ना, करोगे। क्या क्या बताना है आपको, डेटा रिकॉर्ड कितने पे होगा ईयर एंड पे, और दूसरी बात जो एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। देखिए, व्हेन यू आर सेलिंग टू पीटर, एंट्री क्या होगी इस दिन, जनरल एंट्री वाइज बात करते हैं। पीटर डेबिट टू सेल्स कितना, 4 लाख रुपए। अब सबको यहां ध्यान दे, अपना छोड़ दें एक बार। पीटर डेबिट टू सेल्स करेंगे 4 लाख रुपए, पीटर से हमें पैसे आ गए, एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू पीटर, बैंक डेबिट टू पीटर कितना रुपया, 6,000 इंटू 42, ठीक है। $6,000 आया है तो 42 रुपए का रेट है, तो मेरे पास तो कितना है, 2,52,000।
ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि क्या होना चाहिए ईयर एंड पे। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी चल रही है, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ डेटर। बुक्स में मेरी क्या वैल्यू चल रही है, देखिए 4 लाख रुपए का डेटर था, 2,52,000 रुपए उससे रिसीव हो गए हैं, तो यानी आज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी वैल्यू चल रही है 1,48,000 रुपया। ठीक है, डेटर इज अ मॉनेटरी आइटम एंड मॉनेटरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट, यानी AS 11 के हिसाब से वैल्यू क्या होगी, AS 11 के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी $4,000 इंटू 45 रुपया। सबको समझ में आ रहा है ना बात। AS 11 कहेगा ये मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड कीजिए, यानी कि हमको लाना किस पे है, 4,000 इंटू 45 कितना हो गया, 1,80,000। चल कितने का रहा है बुक्स में, 1,48, पहुंचाना कहां पे, 1,80, डिफरेंस कितना, 32,000। यही तो है एक्सचेंज डिफरेंस। डेटर को 32,000 रुपए बढ़ाना है या घटाना है, बढ़ाना है। सिंपल सी एंट्री मारनी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट ईयर एंड पे टू एक्सचेंज डिफरेंस, यही करिए। कितना रुपया, 32,000। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब इसकी ट्रीटमेंट, इस एक्सचेंज डिफरेंस की क्या ट्रीटमेंट करें, एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू पीएल। अब इसके बाद एंट्री कर दीजिए एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू पीएल 32,000 रुपया। देखिए ये फायदा हुआ था ना एक्सचेंज डिफरेंस की, घाटा हुआ था, फायदा हुआ था, डेटर से ज्यादा पैसे मिलेंगे ना अब आपको, ठीक है, ये फायदा हुआ था इसलिए पीएल में क्रेडिट हो गया। पूरी ट्रीटमेंट समझ में आ गई सबको। तो अल्टीमेटली करना क्या होता है, पैसे समझ लीजिए, अगर मॉनेटरी आइटम है तो जो भी आइटम है उसकी वैल्यू को चेंज करना है। चेंज करने के लिए उस आइटम को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या करेंगे, उसी का रिवर्सल कर देंगे, और वो पर्टिकुलर आइटम डेबिट हुआ है तो एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब फिर उस एक्सचेंज डिफरेंस को उठा के कहां ले जाइए, पीएल। ठीक है, अब आपको एक दूसरे तरीके से समझाएं कि 32,000 रुपए का फायदा हुआ है, एक दूसरे तरीके से भी समझिए इसी बात को। ठीक है, हम अपने गेन की बात कर रहे हैं, ये 32,000 का गेन कैसे हुआ है। उसने $6,000 सेटल किया 42 रुपए के रेट पे, जबकि मेरी लायबिलिटी थी 40 रुपए के रेट, मतलब मेरा जो रिसीवेबल था वो 40 रुपए के रेट का था, 42 रुपए के रेट पे हमें पेमेंट आ गई। तो जिस समय उसने सेटल किया $6,000, उसी समय $2 पर डॉलर तो कमा लिए। तो आइए हम कहते हैं कि दिस इज सेटलमेंट गेन। बेसिकली $2 का इसी समय फायदा हो गया था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये 32,000 रुपए कैसे फायदा दिख रहा है वही हम बता रहे हैं। $2 पर डॉलर तो उसी समय कमा लिए। तो $6,000 इंटू $2, रुपी 2 पर डॉलर, उसी समय कमाए 12,000 रुपए कमा लिए। फिर ईयर एंड पे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग किए फिर फायदा हो गया, कितना डॉलर, $4,000 की रिपोर्टिंग किए, कितना भाव बढ़ गया है, 40 रुपए का था डॉलर, आज 45 रुपए हो गया, 5 रुपए का भाव रिपोर्टिंग में बढ़ा दिए, इंटू ₹5 पर डॉलर, 20,000 मिला के कितना आया, देखो 32,000। जो अच्छा लगे वो समझ लीजिए तरीका। जब आपने सेटल किया तब 12,000 कमाया, और जब आपने रिपोर्ट किया तो फिर कितना बनाया, 20,000 रुपया, 32,000 रुपए का एक्सचेंज गेन है। अच्छा, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन कितना है ये बताइए, तो यही क्वेश्चन मान लीजिए होता तो आप बताते 32,000। अगर इसी में फिर पूछ ले कि टेल मी व्हाट इज द सेटलमेंट गेन एंड व्हाट इज द रिपोर्टिंग गेन, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बल्कि इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस एग्जांपल को,
इसमें हमने हर चीज करा दिया, जर्नल एंट्री करा दी, गेन निकलवा दिया और गेन की बाइफर्गेशन भी करा दी। अच्छा एक बात बताइए, अगर क्रेडिटर होता, ये मेरा डेटर की जगह क्रेडिटर होता और ऐसे ही डॉलर के भाव बढ़ रहे होते तो एक्सचेंज गेन होता या लॉस होता? एक्सचेंज लॉस हो जाता। ठीक है, आइए वी विल नाउ कम टू फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है विदेश में आपका बिजनेस है। ठीक है, और फॉरेन ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली आप विदेश में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक है, आपका कोई बिजनेस नहीं है विदेश में, आप बिजनेस करते हो फॉरेन से। ठीक है, आप सेल करते हो, परचेज करते हो, दैट इज फॉरेन ट्रांजैक्शन। फॉरेन ऑपरेशन मतलब बिजनेस ही है आपका कोई फॉरेन में। फॉरेन ऑपरेशन इज अ सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर और अ ब्रांच ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, द एक्टिविटीज ऑफ विच आर बेस्ड और कंडक्टेड इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज की जो कंट्री है उसके अलावा किसी और कंट्री में आपकी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, ब्रांचेस हैं, तो ये कह रहा है इसे क्या कहा जाता है? फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन दो तरीके का हो सकता है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं ये कहलाता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल कब कहते हैं? ऐसे समझो, वो फॉरेन वाला हम एक है, 100% एकदम मेरी वजह से वो पूरा इंफ्लुएंस है, तो ये कहलाता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रेटेड तरीके से बिजनेस चलता है इनका। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब वी आर नॉट सेम, वी आर डिफरेंट, हाउएवर आई हैव अ कंट्रोल ऑन टू इट, तभी तो भाई मेरे ऊपर असर आ रहा है, हमें उसका रिपोर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडरी, अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी है तो मेरा 51% उसमें शेयर है, धंधा तो वो अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर मेरी ब्रांच है तो तब तो धंधा हम ही चला रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन ब्रांच को कहा जाता है ईफओ। फॉरेन सब्सिडरी हो गई, फॉरेन ज्वाइंट वेंचर हो गया, एसोसिएट हो गया, ये सबको पता है क्या बोलते हैं? नीफो। तो रख लीजिए ये भी बात। फॉरेन ब्रांच क्या है? ईफो, और इसके अलावा हमने जितने भी बिजनेसेस की बात की वो सब क्या है? नीफो। ठीक है, एक दूसरा तरीका समझाने का, if you have numerous transaction with that business into foreign, आपका अगर उस फॉरेन वाली बिजनेस के साथ लगातार रोज का खूब सारा ट्रांजैक्शन है तो उसे कहा जाता है ईफो। अगर आपके और वो फॉरेन बिजनेस के ट्रांजैक्शन, फॉरेन ऑपरेशन के ट्रांजैक्शन कम है, ठीक है, तो पता है क्या कहा जाता है? नीफो। अगर मेरी विदेश में ब्रांच होगी तो मेरे ट्रांजैक्शन उससे कितने होंगे? बहुत होंगे। ठीक है, आए दिन हम ही उसके लिए एसेट परचेज करते होंगे, उसको इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करा के देते होंगे, बहुत कुछ हम करते होंगे। अगर मेरी सब्सिडरी है तो हो सकता है स्टैंड अलोन अपना पूरा धंधा कर रही है, हमारे साथ तो उसके कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है। हाँ, मेरा 51% शेयर है उस कंपनी में, प्रॉफिट में हिस्सा रखते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ऐसा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो व्हाट इज ईफो? मोर ट्रांजैक्शन विथ फॉरेन ऑपरेशन। एंड व्हाट इज नीफो? आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस ट्रांजैक्शन विथ foreign operation. So foreign branches are covered under EFO, whereas subsidiaries, joint venture, these are all covered under NIFO. अगर EFO है तो आपको जो अपनी ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच है, वो आप क्या करेंगे? उस फॉरेन ब्रांच को भी उठा के लाएंगे और अपने देश में क्या करेंगे? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करेंगे। तो उसका ट्रायल बैलेंस खींच के लाना है, उसका जो ट्रायल बैलेंस हम खींच के लाएंगे, बैलेंस शीट पीएल तो हम बनाएंगे, उसका ट्रायल बैलेंस खींच लाएंगे। ठीक है, जब उसका हम ट्रायल बैलेंस खींच के लाएंगे तो किस आइटम को किस रेट पे दिखाएंगे? क्योंकि उसका ट्रायल बैलेंस, जैसे मेरा विदेश में ब्रांच है, यूएस में ब्रांच है, तो उसका ट्रायल बैलेंस किस में बना हुआ है? डॉलर में। इंडिया में हम उसको खींच के ला रहे हैं ट्रायल बैलेंस को, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपये में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ईफो के केस में बात हो रही है। फिक्स्ड एसेट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और या फिर डेप्रिसिएशन, ये सब ट्रांजैक्शन डेट रेट होगा। मतलब कुछ नहीं करना आपको, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड किस पे है?
ट्रांजैक्शन डेट रेट पे रिकॉर्डेड है, जैसे वो रिकॉर्डेड कितने पे आपको बताएं, $5,000 पे। हम इंडिया में उसे रिपोर्ट कब करेंगे, 4 साल पहले वो मशीन ली गई थी, तो 4 साल पहले जिस दिन ली गई थी उस दिन डॉलर का रेट था $62, तो $5,000 को $62 पे कन्वर्ट करेंगे। जिस दिन ली गई थी उस दिन जो डॉलर का रेट चल रहा था उस रेट पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट रेट। ओपनिंग इन्वेंट्री को, ओपनिंग रेट मतलब 1/4/2019 की इन्वेंट्री को 1/4/2019 के रेट पे कन्वर्ट करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे। और डेटर, क्रेडिटर, बीआरबीपी लोन, मॉनिटरी आइटम्स, भूले ना इसलिए फिर से लिख दिया हम यहां पे, डेटर, क्रेडिटर, बीआरबीपी लोन, मॉनिटरी आइटम, ये सब किस पे, क्लोजिंग रेट। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे समझेंगे, जितना भी आइटम पीएल में जाता है, ठीक है, क्या क्या जाता है पीएल में, सेल, परचेज, खर्चे, अदर कोई इनकम, ये सब जाता है, ये सब किस पे, ट्रांजैक्शन डेट रेट। बट ट्रांजैक्शन डेट रेट इज नॉट पॉसिबल इनटू एग्जामिनेशन एज बिकॉज हमने सेल साल भर में कितनी बार की है पता है, 365 दिन होते हैं साल में, एक दिन में 10-10 सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो द टोटल ट्रांजैक्शन कम्स टू 3650। क्या आपको लगता है 3650 ट्रांजैक्शन को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे उस दिन की रेट पकड़ के? इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो। समझ रहे हो ना बात को? खर्चे हैं, अब तो खर्चे तो रोज होते हैं, हर दिन का खर्चा उठा उठा के उस दिन का जो फॉरेन करेंसी का रेट था कन्वर्ट करेंगे, दिस नॉट पॉसिबल एट ऑल। So what we do here is we apply average rate. हमने लिखा नहीं एवरेज रेट, एएस कोई ना कह रहा है एवरेज रेट लगा दो, ये तो मेरी एग्जाम की मजबूरी है। हम कहां से 1000 ट्रांजैक्शन है तो 1000 ट्रांजैक्शन को पहले डॉलर से इंडियन रूपी बनाएंगे, वो भी उस दिन का रेट पकड़ के, ठीक है। तो व्हाट वी यूज इन एग्जामिनेशन इज द एवरेज रेट। व्हाट इज एवरेज रेट? ईयर बिगनिंग रेट प्लस ईयर क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाई 2। ईयर बिगनिंग में डॉलर का रेट था 60 रुपए, ईयर एंड पे 64 रुपए, तो 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 62 रुपए। 62 रुपए पे सारा पीएल का आइटम कन्वर्ट कर दो, ये हो गया जुगाड़, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड व्हाट द एएस सेज टू यूज द ट्रांजैक्शन रेट, ठीक है। इंटर रिलेटेड आइटम, इंटर रिलेटेड आइटम किसे कहते हैं? हमने 100 रुपए का खर्चा किया है ब्रांच के बिहाफ पे, तो ब्रांच भी तो अपने बुक्स में वो खर्चा दिखाएगी और दिखाएगी ये खर्चा तो है, लेकिन पे किसको करना है? एचओ को। बात समझ में आ रही है? हमने ब्रांच का कोई खर्चा हमने कर दिया, ब्रांच का एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कौन कर दिया? एचओ कर दिया। इंडिया में जो एचओ है उसने ब्रांच की एडवर्टीजमेंट करवाई, अमेरिका वाली ब्रांच की, और पेमेंट एचओ ने कर दी। तो क्या एडवर्टीजमेंट का खर्चा वो ब्रांच बुक करेगा अपने बुक्स में? हाँ, वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिखाएगा। अगर अमाउंट पेबल टू किसको दिखाएगा? एचओ। बेसिकली वो अपने यहां एंट्री करता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू एचओ, ठीक है। उसने ये एंट्री किसमें की होगी? डॉलर में। हमने ये एंट्री किसमें की है? रूपी में। जब हम उसका ट्रायल लेके आएंगे तो डॉलर जो उसका रहेगा ये आपस वाले ट्रांजेक्शन का, ठीक है, उसके डॉलर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कह रहा है कन्वर्ट नहीं करना है, इंडियन बुक्स में देखो कितना बैलेंस दिखाई दे रहा था वही लिख दो। समझ गए क्या चीज है? इंटर रिलेटेड आइटम। इंटर रिलेटेड आइटम का मतलब यह है कि एचओ की बुक्स में भी वो चीज दिख रही है और ब्रांच की बुक्स में भी दिख रही है। निश्चित है, एक की बुक्स में एसेट दिख रहा होगा तो दूसरे में लायबिलिटी दिख रहा होगा, एक में लायबिलिटी दिख रहा होगा तो दूसरे में एसेट दिख रहा होगा, एक में एक्सपेंसेस दिख रहा होगा तो दूसरे में इनकम दिख रहा होगा। उसमें अगर एक्सपेंसेस दिख रहा होगा तो हमारे में क्या दिख रहा होगा? इनकम दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है इस तरीके के आइटम है तो वहां का खर्चा अगर एचओ की इनकम है, वहां का खर्चा एचओ की इनकम है, तो कह रहा है कि वहां का खर्चा बुक किस पे कर दो? जितनी इंडियन रुपए में यहां इनकम दिखाई गई है, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी रेट लेके, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू यूज इज द इंडियन बैलेंसेस। ये नियम है किसके लिए? ईफओ की। ईफओ का जब ट्रायल खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? एक बार रिपीट किया जाए, याद किया जाए। फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रांजैक्शन डेट रेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग रेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग रेट, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स, डेटर क्रेडिटर, बीआरबीपी लोन, क्लोजिंग रेट। उसके बाद कुछ बचा?
income expenditure, PL item. Transaction date rate, but that won't be possible, you can understand. तो ऐसे केस में average rate. Interrelated item, Indian balances. Differences आएगा, convert करेंगे ट्रायल को तो पक्का आएगा. ट्रायल बैलेंस जो टैलीड होगी, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज की लगा के हम क्या करेंगे, ट्रायल बनाएंगे. अब एक्सचेंज रेट लगा के तो हो सकता है ट्रायल ही अनटैलीड हो जाए. तो ट्रायल जब अनटैलीड हो जाएगी तो हम क्या बना देंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस. ठीक है. और इस एक्सचेंज डिफरेंस को फर्दर कहां ले जाएंगे, पीएल. ये है फीफो की ईफो की कहानी. ठीक है. आइए सुनते हैं नीफो की कहानी. नीफो इज अ फॉरेन ऑपरेशन दैट इज नॉट एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. एग्जाम्पल इसके लास्ट में देख लीजिए, फॉरेन सब्सिडी, फॉरेन एसोसिएट, फॉरेन ज्वाइंट वेंचर्स. सिंपल सा फंडा है, एसेट एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट पे. ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज, नॉट ओनली द मॉनिटरी आइटम्स, सभी एसेट एंड लायबिलिटीज यानी फिक्स्ड एसेट वगैरह सब कुछ किस पे, क्लोजिंग रेट. And what about income expenditure? That is transaction rate. But transaction rate won't be possible as because income expenditure PL में हर दिन transaction होते हैं. ठीक है. सेल हर दिन हो रही है, परचेज हर दिन हो रही है, तो we cannot take individual purchase and sale. ठीक है. And therefore what we will do is we will take the total purchase, total sale, total expenditure and will multiply it by average rate. So instead of transaction rate you will use average rate. Differences आएगा ट्रायल में, हाँ आएगा. जब डिफरेंसेस आएगा तो हम क्या लिखेंगे इसे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व. मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस में चल जाएगा. इसका नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व. अभी जो 46A पैराग्राफ में पढ़े थे वो डिफरेंट रिजर्व था. वो क्या था, हाँ वो लंबा चौड़ा था. फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट. और यहां क्या नाम है, यहां क्या नाम है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व. ठीक है. याद रहेगा ये सब. अब आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज दिस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. पहले फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए, फिर दोनों वैरायटी के फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे और फिर दोनों की ट्रीटमेंट समझेंगे. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. आई, हमने विदेश से एक मशीनरी खरीदी. कितने रुपए में, $1000. जिस दिन खरीदी उस दिन $1 का रेट था 65 रुपया. एंड दिस मशीन हैज बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट. क्रेडिट ऑफ से 3 months, 3 महीने बाद पेमेंट दे देनी है इसकी. मशीन कितने की है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, 65,000. इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा ट्रांजैक्शन डेट रेट पे ही होता है. 65,000 रुपए पे इसे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा. पता है ये मशीन हमने विदेश से क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि इंडिया में ये मशीन पता है कितने की पड़ रही थी, 68,000. तुमने कहा विदेश से ले लेते हैं, 68,000 रुपए की मिल रही है, कौन सा टेंशन है. विदेश से भी सारे खर्चे मिला के 65 की पड़ी है और इंडिया में भी सारे खर्चे मिला के कितने की पड़ रही थी, 68,000. So I purchased it from foreign country. ठीक है. I have to make payment for after 3 months. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. 3 महीने बाद विदेश में भी देना है, इंडिया में भी 3 महीने का उधार मिला. तो सब चीज बराबर था. इंडिया में भी 3 महीने का उधार, विदेश में भी 3 महीने का उधार. वहां से विदेश से कितने में आ गई, 65,000. इंडिया में कितने की आती, 68,000, 68,000. लेकिन जब सोचिए अगर 3 महीने बाद डॉलर का रेट 70 रुपए हो जाए तो पैसा कितना देना पड़ेगा विदेश में, 70,000. आपको इंडिया में 68,000 रुपए की मिल रही थी, आप इसलिए नहीं लिए और जाके विदेश से ले लिया और डॉलर का रेट ही चेंज हो गया तो आपकी तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई. आप सोच पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं. छोड़ दीजिए एसेट की बात, आइए इन्वेंट्री की बात करते हैं. ये इन्वेंट्री खरीदी हो आप विदेश से, कितने की,
$1,000 3 महीने बाद पेमेंट दोगे, 65,000 रुपए का खरीदे हो, 65,000 रुपए का खरीदे, 68,000 रुपए का बेच दिए। बेचते समय कितना कमा लिए, क्या लग रहा है आपको? 3,000। लेकिन जब पेमेंट करना हुआ तो उस समय $70 का हो गया, लो घाटा ही हो गया 2,000 का। क्या आपको लग रहा है कि विदेश से जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, विदेश से माल खरीदते हैं, इंडिया में बेचते हैं, तो क्या वो ऐसे ही बेचते होंगे? 65 का खरीदा, 68 का बेच दिया, फिर पता चला डॉलर का रेट बढ़ गया तो 70 के हिसाब से पेमेंट कर दिया, घाटा हो गया? नहीं, ऐसे धंधा ही नहीं होता है विदेश से। अगर आप विदेश से बिजनेस कर रहे हो, विदेश से माल खरीदते हो, इंडिया में बेचते हो, एसेट खरीद रहे हो, तो पता है आपको फॉरेन एक्सचेंज के जो फ्लक्चुएशन है उसके रिस्क को खत्म करना पड़ेगा, तभी धंधा कर पाएंगे। पता चला प्रॉफिट से ज्यादा तो एक्सचेंज फ्लक्चुएट होता है। हम 50 पैसा रख के बेचते हैं तो ₹1 एक्सचेंज ही बढ़ जाता है। तो you'll have to remove exchange, foreign exchange fluctuation risk, and foreign exchange fluctuation risk can be removed with the help of forward exchange contract। तो क्या है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अभी बताते हैं क्या होता है इसमें। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आप फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन के रिस्क को खत्म कर लेंगे। अब आपको डर नहीं है धंधे में, घाटा नहीं होगा, आपको पता है क्योंकि कितना देना है, ठीक है, इसलिए फायदा ही होगा। आप मार्जिन जोड़ के उस हिसाब से बेचेंगे। आइए अब कॉन्ट्रैक्ट समझाएं क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया गया, पहले पर्पस बताया हमने, देन कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट बताया ही नहीं क्या होता है, हमने पर्पस बताया। व्हाई डू वी मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट? इन ऑर्डर टू रिमूव द रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, आज हम विदेश से मशीनरी खरीद रहे हैं, $1 ₹65 का, हमें पेमेंट कितने महीने बाद करनी है? 3 महीने बाद। तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से आज ही पूछ लेते हैं 3 महीने बाद हम आपसे डॉलर लेने आएंगे, क्या भाव का देंगे? बैंक से क्या पूछते हैं? आज मशीन खरीदेंगे, आज ही बैंक से सौदा कर लेते हैं 3 महीने बाद का। इसीलिए इसे कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आगे का कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर डेट का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आप कहते हो 3 महीने बाद मैं आपसे डॉलर लेने आऊंगा, क्या भाव का देंगे? बैंक जी, ठीक है। बैंक वाले ने कहा एक काम करो, 3 महीने बाद डॉलर लेने आओगे, हम तुमको ₹65.40 का दे देंगे, ठीक है। इस दिन डॉलर का रेट क्या होगा? कुछ भी होगा, वो ₹100 का भी होगा तो भी बैंक कितने में देगी? 65-40। और ₹50 का होगा तो भी कितने का देगी? 65-40। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ₹65.40 में हमें क्या करना है? डॉलर लेना है। क्लियर है इतनी बात? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बैंक रिस्क ले रही है? अगर अब वो बिजनेसमैन नहीं ले रहा है रिस्क, तो इसका मतलब कोई तो जुआ खेल रहा है। क्या बैंक अब जुआ खेल रही है कि उस दिन अगर ₹100 का भी होगा तो हम 65-40 का दे देंगे? नहीं, बैंक इंटरेस्ट पे वर्क करती है। बैंक कैलकुलेशन कर रही है कि ₹65 का 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है। बैंक ने कैलकुलेट किया कि ₹65 का 3 महीने का इंटरेस्ट तो 25 पैसा होता है। हम डॉलर खरीद के रख लेते हैं, 25 पैसे का इंटरेस्ट लॉस होगा, उससे तुम 40 पैसा ले लिए हैं, हम तो कमाई लिए, वो डॉलर खरीद के रख लिए। बेसिकली बिजनेस, बैंक का बिजनेस क्या है? इंटरेस्ट कमाना। पैसा अगर कहीं भी दिया तो इंटरेस्ट ही तो कमाती है। बैंक के लिए हम डॉलर खरीद के रख लेते हैं ना, आपसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए, खरीद के रख लेते हैं और तो ज्यादा ही कमा रहे हैं। 3 महीने का इंटरेस्ट अगर वो देखा जाए तो 25 पैसा ही हो रहा था, हम तो 40 पैसा ले रहे हैं। अपनी मार्जिन भी जोड़ लेती है और इंटरेस्ट के अलावा, और आपको रेट कोट कर देती है। यानी ना तो जुआ आप खेल रहे हो बिजनेसमैन, और ना ही कौन खेल रहा है? बैंक। बोथ आर ऑन सेफर साइड। ठीक है ये बात? बिजनेसमैन को क्या फायदा है? बिजनेसमैन का डिसाइडेड है ₹65.40 देना पड़ेगा। अब वो ₹65 का माल ही नहीं मान रहा है, रिकॉर्ड करेगा ₹65 पे, लेकिन वो दिमाग में क्या चला रहा है? अपने रिकॉर्ड करेगा ₹65, उसका खर्चा कितना है वो कितना सोच रहा है? ₹65,400 की चीज है। अब वो कंपेयर करता है इंडियन मार्केट में, 68,000 का मिल रहा है, 65,400 सस्ता है, गुड। बेचने के लिए खरीदा है तो भी वो पता है उसको 65,400 का पड़ा है। अब जितने का भी बेचेगा 65,400 से ऊपर वो कमाएगा ही, वो श्योर शॉट है कि कमाएगा। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कुछ भी हो, उसे टेंशन नहीं है।
ये होता है अगर आप विदेश से माल खरीद के धंधा कर रहे हैं तो यही तरीका ही होता है, ठीक है। अगर आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो भी तरीका यही होता है। अगर आपके पास फ्यूचर में डॉलर आएंगे तो डॉलर का रेट अगर कम हो गया तो पता चला हमको घाटा हो गया, हम विदेश में माल बेच दिए, डॉलर के रेट कम हो गए तो कम पैसा आएगा ना विदेश से, तो हम पहले से ही बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको डॉलर बेचने आएंगे, बोलो कितने का लोगे, तो बैंक हमको पहले ही आज ही कोट कर देती है रेट, अच्छा इतने का डॉलर हम ले लेंगे तुमसे। और ये बात समझ में सबको? इज इट क्लियर एवरीबॉडी कि व्हाट इज दिस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर डेट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विद अ बैंक कि आई एम गोइंग टू परचेज दिस फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अभी जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेशन वाला और दूसरा होता है नॉट स्पेकुलेशन। हमने जो अभी आपको समझाया वो था नॉट स्पेकुलेशन। हमको जरूरत है भाई $1000 का खरीदे हैं तो $1000 हमको पे करना है फ्यूचर में, इसलिए बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि हम $1000 आपसे खरीदने आएंगे, तो बैंक ने कहा 65-40 में खरीद लेना, ठीक है। ये होता है नॉट स्पेकुलेशन। कुछ लोग स्पेकुलेशन करते हैं, कुछ लोग क्या, ज्यादा तो यही हो रहा है हमारे देश में, ठीक है। हर जगह ही सारे मार्केट, शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सब कुछ तो जुए पे चल रहा है, ठीक है। इतने जितने स्पॉट में ट्रांजैक्शन नहीं होते उतने फ्यूचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। कई कई हजार करोड़ रुपए एक एक इंसान लगा के बैठा हुआ है फ्यूचर मार्केट में, ठीक है, जुआ खेल रहा है। ये जुआ क्या होता है? स्पेकुलेशन मार्केट। इसमें हमको चाहिए नहीं $, हमको लग रहा है भाव बढ़ जाएगा, हम बैंक के पास जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 महीने बाद डॉलर चाहिए, क्या रेट में दोगे? बैंक ने कोट क्या कर दिया रेट। स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका ट्रांजैक्शन होता है, यू कैन डू इट विद स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट भी होता है, जिस तरीके से शेयर मार्केट होते हैं। आपने रेट क्या मिल गया आपको? ₹65.40। अब बताइए 3 महीने बाद अगर डॉलर का रेट हो गया ₹70, तो आपको तो 65-40 में मिलेगा, ₹70 डिफरेंशियल क्या आपकी मार्जिन। आप बस सामने वाली पार्टी को कहते हो एक काम करो ₹5.60 हमको दे दो, ये होता है स्पेकुलेशन। और अगर घाटा हो गया, डॉलर का रेट मान लीजिए ₹65.40 की जगह 65 रुपया हो गया, तो 40 पैसा आप दोगे, समझ गए? तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लोग बिजनेस के लिए ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं इसमें, ठीक है, कि इन केस इट इंक्रीजेस देन दे विल गेन एंड इन केस इट रिड्यूसेस देन दे विल लूज, ठीक है। तो अगर वो ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे स्पेकुलेशन कहा जाता है। अगर बिजनेस की वजह से किए हैं, बाद में सचमुच खरीदेंगे तो इसे कहा जाता है नॉन स्पेकुलेशन। अगर वो नॉन स्पेकुलेशन है तो ट्रीटमेंट कुछ और है, स्पेकुलेशन है तो ट्रीटमेंट कुछ और है। अब हम ट्रीटमेंट बोलना शुरू करें, रेडी इतनी बात? इफ इट इज नॉन स्पेकुलेशन, पढ़ लेंगे बाद में, सुन लीजिए, पढ़ लेते हैं, जो बोल रहे हैं वही बात लिखी हुई मिल जाएगी। इफ इट इज नॉन स्पेकुलेशन तो आप देखिए कि आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना आपसे प्रीमियम लिया जा रहा है। वर्ड सुनते रहेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, वर्ड क्या बोला जाता है? प्रीमियम। जितना स्पॉट रेट से फ्यूचर के रेट में अंतर होता है, व्हाट इज स्पॉट रेट? ₹65 को बोला जाता है स्पॉट रेट। जब हम बैंक के पास गए ना तो उस समय रेट चल रहा था ₹65, लेकिन बैंक ने कहा 3 महीने बाद हम आपको डॉलर कितने का देंगे? ₹65.40, तो इसे कहा जाता है फ्यूचर रेट। एक एक वर्ड सुनिए, एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा, स्पॉट रेट इज इतना, फ्यूचर रेट इज इतना, तो कैसे समझेंगे आप, ठीक है। स्पॉट रेट, फ्यूचर रेट वो जितना ज्यादा बताता है उसे क्या बोला जाता है? प्रीमियम, ठीक है। तो व्हाट इज प्रीमियम यहां पे बोले इस एग्जांपल में? 0.40, 40 पैसा प्रीमियम है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रीमियम। एंड व्हाट इज दिस टोटल प्रीमियम? अब एक वर्ड और सीखे, टोटल प्रीमियम। जितना हमको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, हम जितने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम $1000 का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो $1000 इंटू 40 पैसा, 40 पैसा पर डॉलर, ठीक है, 40 पैसे पर डॉलर, ये कितना हो गया पता है? 400 रुपया, 400 रुपया हो गया। अब ये हमसे बैंक वाला कितना एक्स्ट्रा लेगा? 400 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, इसे कहेंगे हम टोटल प्रीमियम, ठीक है। दिस टोटल प्रीमियम शैल बी amortized over the period for which this transaction has been entered into,
अगर ये ट्रांजैक्शन 3 महीने का है तो 400 रुपए 3 महीने के पीरियड पे एमोर्टाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो 3 महीना पूरा एक ही फाइनेंशियल ईयर में फॉल हुआ तो 400 रुपया उस पीएल साल के पीएल में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए बीच में ईयर एंड आ गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन आप 1 मार्च को एंटर किए, अब 3 महीना कब पूरा होगा पता है? मार्च, अप्रैल, मई। तो 400 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, इंटू 1, एक हिस्सा पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में अमोर्टाइज कर दीजिए और 2 हिस्सा 400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 ये कहां अमोर्टाइज कर दीजिए? दूसरे फाइनेंशियल। तो दिस इज टोटल प्रीमियम इज amortized, is amortized in PL over the period of contract. Over the period of contract. कोई दिक्कत? एकदम साफ सुथरी सीधी सी बात। अगर स्पेकुलेशन के लिए लेते हैं तो क्या होगा? अगर स्पेकुलेशन के लिए लेंगे तो 2 चांसेस हो सकते हैं। ईयर एंड तक आपका ट्रांजैक्शन हो भी गया, मतलब खरीदे और बेच भी दिए, मतलब प्रॉफिट लॉस हो चुका है, तो जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो पीएल में ले जाइए। फिर से एग्जाम जाए, हमने सौदा कितने में डन किया था बताइए? 65-40 में तो सौदा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर स्पेकुलेशन की बात होगी ना तो इससे कोई मतलब नहीं होता, स्पॉट रेट इग्नोर कर दीजिएगा, स्पॉट रेट से कोई मतलब नहीं है। मेरा सौदा कौन से रेट का होता है? फ्यूचर रेट मेरा सौदा का रेट होता है, और जितने में बेचते हैं वो सेल रेट होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस फ्यूचर रेट? इज बाइंग रेट, ठीक है। हमने आज सौदा किया जब 65 रुपए का रेट चल रहा है बैंक से कि हम 3 महीने बाद डॉलर लेंगे, कितने में? 65-40, तो 65-40 इज बाइंग रेट। 66 रुपए में आपने बेच दिया तो कितना कमाया? 60 पैसे। 60 पैसा कहलाता है आपका गेन, और ये गेन पीएल में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी 3 महीना हुआ ही नहीं, बीच में मार्च 31 आ गया है, तो अभी गेन लॉस पता ही नहीं है। तो ईयर एंड पे क्या करेंगे? ईयर एंड पे जो रेट रहेगा उसके हिसाब से गेन और लॉस आप निकाल लेंगे और उतना अभी रिकॉग्नाइज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 मार्च को 65 रुपए 40 पैसे में सौदा हो गया, 1 मार्च को 65-40 में सौदा हो गया कि हम कब लेंगे डॉलर? मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई को लेंगे। ध्यान से सुन रहे हो ना सब कोई? 1 मार्च को सौदा हुआ 65-40 में डॉलर लेने का, लेंगे कब? 31 मई को, ठीक है। बीच में आ गया 31 मार्च, और 31 मार्च के दिन डॉलर का रेट हो गया 65 रुपया 60 पैसा। इसका मतलब है 20 पैसे आने के चांसेस हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे AS 11 ये कहता है 20 पैसे की इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। हालांकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कुछ और बात कहता है इनकम तब तक जब तक आए ना रिकॉग्नाइज नहीं, लेकिन यहां पे कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसके केस में आप हमेशा मार्क टू मार्केट करते हो, मार्केट प्राइस के हिसाब से चलोगे। 65 रुपया 60 पैसा हो गया, 20 पैसे की इनकम रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। मान लीजिए उस दिन 65 रुपया 30 पैसे का रेट हो गया, तो अभी कोई फायदा घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि असल फायदा घाटा तो कब पता चलेगा? 31 मई को, उस दिन ना पता चलेगा। लेकिन अगर 31 मार्च को 65 रुपया 30 पैसा हो गया तो 10 पैसे का लॉस रिकॉग्नाइज कर लो पीएल में, और अगर 20 पैसा बढ़ गया तो 20 पैसे का प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज कर लो पीएल में, ठीक है। शुड आई रिपीट करने की आवश्यकता है? अगर नॉन स्पेकुलेशन है तो जितना आपसे प्रीमियम लिया गया है वो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एमोर्टाइज करना है, और अगर स्पेकुलेशन है तो अगर ट्रांजैक्शन हो गया, फायदा घाटा हो गया, तो जो हो गया रिकॉर्ड कर दो, और नहीं हुआ तो 31 मार्च की वैल्यू के हिसाब से फायदा घाटा निकाल दो, और जितना फायदा घाटा आ रहा है वो रिकॉर्ड कर दो। फायदा और घाटा दोनों, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट भी, नॉट ओनली द लॉस। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। Forward exchange contract means an agreement to exchange different currencies at a forward rate. Forward rate means future rate.
फ्यूचर के रेट पे हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नंबर 1, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस। अगर ट्रेडिंग स्पेकुलेशन के लिए आप नहीं किए हो तो क्यों किए हो? आपको सचमुच चाहिए डॉलर, पेमेंट करनी है किसी को, इसलिए किए हो। द प्रीमियम और डिस्काउंट, व्हाट इज दिस प्रीमियम और डिस्काउंट? प्रीमियम कब होता है? हम बोलते हैं 3 महीने बाद हम खरीदने आएंगे, तो 65 रुपए की जगह वो बोलता है 65 रुपए 40 पैसा। हम कहते हैं 3 महीने बाद हम डॉलर बेचने आएंगे, तो कहता है ठीक है बेच देना, 64 रुपए का ले लेंगे। खरीदने जाएंगे तो क्या लगाएगा? प्रीमियम। बेचने जाएंगे तो रेट कौन सा देता है? डिस्काउंटेड। ठीक है, इसीलिए बोला प्रीमियम और डिस्काउंट। हमने जो एग्जांपल लिया था वो खरीदने वाला था, इसलिए मेरे एग्जांपल में क्या आ रहा था? प्रीमियम। प्रीमियम कब होगा जल्दी बोलिए? when you are going to buy dollar at a future, when you are going to buy foreign currency at a future date, and discount will be applicable when you are going to sell at a future date. ठीक है, premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract should be amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange difference on such a contract should be recognized in the statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rate change. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of such a forward exchange contract should be recognized as income or expense for the period. अब यहां पे एक बात और कह रहा है, ये वाली बात को ध्यान दीजिए। कह रहा है किए तो थे कॉन्ट्रैक्ट कि आप डॉलर खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन आपने डॉलर खरीदा नहीं। क्यों नहीं खरीदा? कोई भी कारण हो सकता है। आपने इन्वेंट्री जो खरीदी थी वो वापस कर दी आपने, सेल रिटर्न हो गया, पैसा ही नहीं चाहिए, डॉलर में देना ही नहीं है पेमेंट। ठीक है, एसेट खरीदा था, एसेट हमने वापस कर दिया, आई डू नॉट नीड डॉलर्स एनी मोर। तो अब क्या करेंगे आप 3 महीने बाद? आप कैंसिल कर देंगे उसको। हमें कहेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं करना है तो कैंसिल होने का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो उस दिन का रेट होता है उसका डिफरेंस आपसे ले लिया जाता है। जैसे बैंक ने कहा था हम आपको डॉलर क्या रेट का देंगे? 65 रुपया 40 पैसा। अब डॉलर का रेट उस दिन है 65 रुपया 60 पैसा। तो अब बैंक वाला क्या बोलेगा? बैंक वाला बोलेगा कि 20 पैसा का आपको फायदा हो गया। तो या तो पैसा 40 में ही लेने वाले थे, रेट पैसा 60 हो गया, 20 पैसा बैंक वाला उसको दे देगा। तो ये हम कैंसिल कराने गए हैं, 20 पैसा लेके आएंगे घर। ठीक है, वो तो नसीब की बात है। ठीक है, अगर उस दिन 65 रुपए 30 पैसे का रेट होगा तो बैंक क्या बोलेगा? कहेगा आपको तो 65 40 में खरीदना था ना, कौन सी चीज जिसकी कीमत कितनी है? मात्र 65 रुपया 30 पैसा। आपको 10 पैसे का घाटा हो रहा है, एक काम करिए 10 पैसा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। गॉट इट? तो जितना फायदा या घाटा हो रहा है उसे भी आप रिकॉर्ड करेंगे इमीडिएट। सबको समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज दिस कैंसिलेशन? कैंसिलेशन डिपेंड्स इंटायरली ऑन टू अ रिवर्स ट्रांजेक्शन। अगर आपने परचेज किया है डॉलर तो वो सेल की एक एंट्री मार दी जाएगी, एक डमी एंट्री अपने दिमाग में बैठाओ। अच्छा, परचेज क्या रेट से कर रहे हैं? 65 40। आज रेट क्या है? 65 रुपया 60 पैसा, यानी 20 पैसे ज्यादा में हम बेच रहे हैं, 20 पैसा गेन हुआ है, इनकम दिखा दीजिए। ठीक है, अगर आपने स्पेकुलेशन के लिए लिया था, मतलब पर्पस ही नहीं था खरीदना, पहले से ही डिसाइडेड है क्या करेंगे? बेचेंगे, रिवर्स ट्रांजैक्शन में आएंगे। परचेज किए डॉलर तो क्या एंट्री करवाएंगे फिर उस समय? सेल। हम बैंक से कहेंगे कि हमको बेचना है। ठीक है, उसी बैंक को बेच देते हैं, पता है, जिससे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। 65 रुपए 40 पैसे में खरीदने का भाव तय है। बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं आज भाव क्या चल रहा है? कहता है 70 रुपया। हम कहते हैं लाओ 65 रुपया 40 पैसे में पहले हम खरीदते हैं, फिर तुमको 70 रुपया में बेचेंगे, तुम्ही को बेचेंगे। 70 का भाव चल रहा है ना आज। तो कुल मिला के मतलब क्या है? 4 रुपया 60 पैसा दो हमको, काम खत्म हो गया। तो ये स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन ऐसे होता है। 65 40 में बैंक ने बोला हमको देने को, तो हम कहते हैं 65 40 का हमको दो, फिर हम तुमको कितने का देंगे? आज का भाव उसी से पूछ लेते हैं, कहता है 70 रुपया, कहते हैं अब हम तुमको देंगे 70 का। कुल मिला के मतलब क्या है? 4 रुपया 60 पैसा हम लेके चले आएंगे। ठीक है ना? और अगर ईयर एंड आ गया और आपने ट्रांजेक्शन नहीं भी किया है तो ईयर एंड के रेट को ही आप मान लीजिए कि इस रेट पे अगर ट्रांजेक्शन हो रहा होता तो आपको क्या फायदा या घाटा होता, अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लीजिए। इन रिकॉर्डिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पसेस, द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर्ड। कह रहा है प्रीमियम और डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया जाता है।
यही चीज तो कह रहे हैं कि इससे मतलब नहीं है। देखो, जब स्पेकुलेशन के लिए लिए हो तो इन दोनों के डिफरेंस से मतलब नहीं है कि 65 का भाव उस दिन चल रहा था, 65.40 में हम खरीदने का सौदा तय किए, इससे मतलब ही नहीं है स्पॉट रेट से। यानी इसका जो डिफरेंस है प्रीमियम वो, या इसका डिफरेंस अगर डिस्काउंट है तो कह रहा है वो इग्नोर कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहानी यहां से शुरू होती है। अब ये मेरा खरीद वाला भाव, अब बेचेंगे जो आगे वो देखेंगे। The premium or discount on the contract is ignored and at each balance sheet date, and at each balance sheet date, not only on the date of transaction, ध्यान दीजिए, and at each balance sheet date the value of the contract is marked to its current market value, उसकी वैल्यू को करंट मार्केट वैल्यू पे पहुंचाइए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। The gain or loss on the contract is recognized, the gain or loss on the contract is recognized, और गेन और लॉस जो भी हो रहा है वो रिकॉग्नाइज कर लीजिए। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये यस अच्छा है, ये यस की नहीं अच्छा है, अच्छा नहीं है? कितने लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा, सुंदर लगा आपको? गुड। पता है, मन की तसल्ली के लिए भी बोल लेना चाहिए अच्छा ही होगा यस। ठीक है, यही नैया पार कराएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कलीम लिमिटेड बोरोड $4,50,000, $4,50,000 बोरो किया, इसने लोन लिया है ऑन 1/1/2019 विच विल बी रीपेड ऑन 31 जुलाई 2019। अच्छा, बड़ा छोटे से पीरियड का लोन है, 1 जनवरी को लिया है और 31 जुलाई को वापस भी कर देगा। एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 31 मार्च 2019, लेकिन बीच में क्या आएगा? अभी लोन लेने और रीपे करने के बीच में 31 मार्च आएगा, बीच में एक बैलेंस शीट डेट आएगी। लोन है ये, लोन लिया है। पहले तो आप हमको ये बताओ ये कौन सी कैटेगरी में है हम लोग? AS 11 3 बातें किया है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशन और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी वाला है? फॉरेन ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है, फॉरेन ऑपरेशन का है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का है। क्या चीज का क्वेश्चन है? फॉरेन ट्रांजेक्शन का। लोन लिए हो, लोन लेना, माल बेचना, माल खरीदना, ये सब क्या होता है? फॉरेन ट्रांजेक्शन। पहले बच्चों ये डिसाइड कर लेना तभी आगे बढ़ना। ठीक है, अच्छा, अब फॉरेन ट्रांजेक्शन अगर है तो ये बात भी अभी से डिसाइड करके दिमाग में बैठा ले कि मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी, तभी पढ़ते जाए आगे। मॉनेटरी है, ठीक है। मॉनेटरी का मतलब क्या है? बैलेंस शीट डेट पे क्या करना होगा? बैलेंस शीट डेट वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा। या सोचो अगर ये नॉन मॉनेटरी होता तो कुछ नहीं करना होता, जो चल रहा है चलने देते, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट पे रिकॉर्डिंग होती है, हम कहते कुछ नहीं, नो ट्रीटमेंट। अब यानी एक बात बताइए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें मॉनेटरी आइटम आएगा कि नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी पूछेगा। नॉन मॉनेटरी में तो बेसिकली कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है पूछ ले नॉन मॉनेटरी। अब बच्चे को लगे क्या हम इसका आंसर लिखेंगे, नथिंग हैज टू बी डन, और ताव में आके 10-5 लाइन लिखी डाले उसमें। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा। ये क्वेश्चन तो वैसे मॉनेटरी का है। X Limited prepares financial statement ending March 31st, 2019. Rate of exchange between reporting currency INR and foreign currency US dollar on different dates are as under. जब लोन लिया गया था उस दिन का रेट दे रहा है 48 रुपया, ईयर एंड का रेट हो गया 49 रुपीज, और 31 जुलाई का रेट जब लोन रीपे करेंगे तो 49 रुपए 50 पैसे। करना क्या है? लिख दीजिए बच्चों, करना क्या है, ये छूट गया है इसमें। गिव जर्नल एंट्रीज in the books of Kaleem Limited. तो एक जब लोन लिए तब की एंट्री मारो, ईयर एंड पे भी कुछ ना कुछ तो एंट्री मारनी पड़ेगी एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से, और फिर कभी की एंट्री मारना जब रीपे कर रहे हो तब। आप करना पसंद करेंगे या हमसे करवाएंगे? बोलिए।
अगर हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे कि हम ही कर देते हैं, ज्यादा सुरक्षित भी रहेगा, टाइम भी कम लगेगा। आंसर 1, जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री कौन से दिन करवाओगे? 1/1/2019 को। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर जब हम जनरल एंट्री मारेंगे तो क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सब करना होगा क्या? कुछ नहीं, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंट्री मारने के नंबर मिल रहे हैं, धकाधक एंट्री मारिए, आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर आपने लाइन खींच दी तो इसका मतलब है पेपर छूट गया। ठीक है, आपने अगर सजा दिया इसको, डेट का कॉलम तो पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, तो पेपर छूट चुका है, ये लिख के रख लीजिए। ठीक है, सजाने धजाने का समय ही नहीं मिलता। पेपर ऐसा बना होता है कि 3 घंटे अगर हाथ नहीं रुकेगा तभी पेपर कंप्लीट होगा, हाथ रुकेगा तो पेपर छूटेगा। ठीक है, तो बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। एंट्री मारिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, उसको ये थोड़ी ना देखना है फॉर्मेट बनाने आता है कि नहीं आता है। अरे कौन सा आपको अपने जीवन में कभी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी? एंट्री आप करोगे क्या? नहीं, कोई ना कोई अकाउंटेंट होगा आपके पास जो आपकी एंट्री कर रहा होगा। ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए बस एंट्री ऐसे होती है। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। कितने रुपए का फॉरेन लोन, जल्दी बताओ हमको। 4,50,000 यूएस डॉलर का है, रेट 48 रुपया का है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। देखिए 4,50,000 यूएस डॉलर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 48 रुपया। बोलिए बोलिए, 2,16,00,000। अब एंट्री ही देखनी थी इसको, तो इतना जीरो लगवाने का क्या काम था, थोड़ा छोटा कर लेता फिगर। एंट्री तो देखनी है इसको। चलिए, अगली एंट्री किस दिन करनी है? 31 मार्च 2019। डॉलर का रेट बढ़ा है तो लोन बढ़ेगा कि घटेगा? बच्चों, डॉलर का रेट बढ़ गया है तो लोन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा, ये ज्यादा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन लोन क्रेडिट और होगा तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या होगा? डेबिट होगा। अब हम आपको ना बहुत सिंपल तरीके से बता रहे कि हम कैसे सोचते हैं और आपको कैसे सोचना चाहिए, और सीधे सोचो। अच्छा, डॉलर का रेट बढ़ा है तो लोन पे क्या असर आना चाहिए? लोन भी तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो निश्चित है लोन क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट कर दे रहे हैं फॉरेन लोन। फॉरेन लोन क्रेडिट कर दिए तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या करो? डेबिट कर दो। कितना? देखिए ऐसे, 4,50,000 डॉलर में मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना? जो डिफरेंस है 49 माइनस 48 का, 1 रुपया पर डॉलर, तो दिस बिकम्स 4,50,000। आगे देखा जाए, आगे देखिए बच्चों।
अच्छा, अब यही एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में भी डाल दें इसी डेट को, वो भी एंट्री कर दीजिए। पीएल डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, एंड डेट इज विच 31 मार्च 19। अब 31 जुलाई 2019 को जो एंट्री होगी, देखिए डॉलर का रेट फिर बढ़ गया, तो बेसिकली एक्सचेंज डिफरेंस और डेबिट होगा इस साल भी, ठीक है। एंट्री होगी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट, ठीक है। फॉरेन लोन डेबिट, रीपे कर रहे हैं ना, लोन को भी डेबिट कीजिए टू बैंक। पेमेंट कितनी दोगे आप? बैंक पता है पेमेंट कितनी देंगे हम? 4.5 लाख इंटू 49.5, इस रेट से पेमेंट होगी। 4.5 लाख इंटू 49.5 कितना होता है? इतने की पेमेंट करेंगे, 4,50,000 डॉलर की पेमेंट करनी है हमको, और 49.5 का रेट है, तो पेमेंट तो इतनी ही करेंगे। कितना हो गया? 2,22,75,000, ठीक है। लोन कितना चल रहा है बुक्स में अभी तक, आइए देखिए। 2,16,00,000 ये था और 4,50,000 ये बढ़ा था, 2,20,50,000। लोन के आगे लिखिए 2,20,50,000, ठीक है। डिफरेंशियल इस समय का एक्सचेंज डिफरेंस हो गया कितना? 2,25,000, 2,25,000। अगर आप कहेंगे तो हम एक्सचेंज डिफरेंस समझा भी देंगे कैसे आया 2,25। देखिए दूसरे तरीके से, एक्सचेंज डिफरेंस इज इक्वल टू 4,50,000 यूएस डॉलर का लोन था और हर डॉलर पे रेट कितना बढ़ गया? 50 पैसे और, 49.50 माइनस 49 रुपया। 31 मार्च को 49 रुपए का लोन था, एक्सचेंज रेट 49 रुपए का था, तो कितना और बढ़ा है? 50 पैसे। तो करिए कितना आएगा? 2,25,000। लोन कितने का चल रहा है ये भी हमने आपको कैलकुलेट करा दिया। 2,16,000 का ओरिजिनली था, 4,50,000 बीच में बढ़ा था, 2,20,500। आज पेमेंट कितनी कर रहे हैं ये भी क्लियर है, 4.5 लाख यूएस डॉलर कर रहे हैं 49.50 के रेट से। ठीक है, ये कोई परेशानी किसी को? ठीक है, विल स्टॉप हियर।